नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जंतर मंतर से शुरू हुए सवालों ने एक हफ्ते के भीतर देशव्यापी युवा प्रदर्शन का रूप ले लिया, जिसके समापन की घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी की मांगें स्वीकार किए जाने के बाद कर दी गई। मगर इस आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ मौजूदा शिक्षा मंत्री पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी मई 2014 से जुलाई 2016 तक करीब 2 वर्ष, प्रकाश जावड़ेकर जुलाई 2016 से मई 2019 तक करीब 3 वर्ष, रमेश पोखरियाल निशंक मई 2019 से जुलाई 2021 तक करीब 2 वर्ष और धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से जुलाई 2026 तक करीब 5 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। अब जावड़ेकर को दूसरी बार शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस्तीफा देने वाले चारों मंत्रियों के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति, संस्थागत बदलाव और वैचारिक बहस के कई दौर देखे हैं। दरअसल इन वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार से अधिक वैचारिक बदलावों पर जोर रहा, जबकि सरकार इसे लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधारों की प्रक्रिया बताती है। इस दौरान रोजगार परक, रचनात्मक, सकारात्मक और शोध परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सुधार खास स्थान नहीं ले सके। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय INB ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं जिन्हें सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ विवाद ज़्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती है। गौर करें तो INB में 12 साल के भीतर 7 केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में 5 केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम आज शिक्षा मंत्रालय है, के दूसरे कार्यकाल में यह जिम्मेदारी रमेश पोखरियाल निशंक को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर 1 महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पर बैठे रहे और आखिरकार केंद्र सरकार दबाव में आई और प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें तो संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने जोर लगाते हुए की थी और विवादों में फंस गए थे। गौरतलब है कि 2014 में पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया था। फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी यह जिम्मेदारी जारी रही। प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को बढ़ावा मिला। मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया, मगर 3 भाषा फार्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में भी रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गई। मोदी के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विजन लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थी। हाँ, ये जरूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर थी, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गई वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मकसद से लागू हुई। संघ का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचार वाली शिक्षा पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ के मुताबिक वे मुगलों के समर्थक रहे। उनकी नज़र में मुगल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। वे ये काम अपनी कई शाखाओं में से एक BJP के जरिए करवा रहे हैं। इसी लक्ष्य को साधने के लिए मोदी सरकार के 4 शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। स्मृति ईरानी को छोड़ दें तो बाकी तीनों शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के जमाने में भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दखल चाहता है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद,
जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे। स्मृति संघ से नहीं थी। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर शराबा नहीं करता। यही कारण है कि प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रालय दिया गया है, जो अपनी शांत छवि के लिए जाने जाते हैं। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के समय इसे लागू किया गया। शिक्षा मंत्री निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मकसद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि चरक ऋषि ने अणु परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के खिलाफ काफ़ी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फैसला आया। हालांकि तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए थे, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेजी से घटी है। यह हिस्सा 2013-14 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% रह गया। शिक्षा का घटता बजट ही दर्शाता है कि मोदी सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। चारों शिक्षा मंत्रियों के समय लगभग हर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर फैकल्टी के चयन में संघ की विचारधारा को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह भले आगे सरकार चली भी जाए तो अभी कम से कम 2 पीढ़ियों तक संघ शैक्षिक संस्थाओं पर अपना असर जमाए रख सकेगा। अब जो थीसिस हो रही है वो सभी संघ विचारधारा से जुड़े विषयों पर हो रही है, फिर वो आगे लेक्चरर बन रहे हैं। गौरतलब है कि वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू में 2022 में शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को कुलपति बनाया गया था। अब इस पद को वहाँ कुलगुरु कहा जाता है। ये विश्वविद्यालय के इतिहास की पहली महिला और खुले तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने जुड़ाव को स्वीकार करने वाली कुलपति मानी जाती हैं। मोदी सरकार के दूसरे शिक्षा मंत्री यानी कि जो एचआरडी मंत्रालय है, प्रकाश जावड़ेकर के कार्यकाल के दौरान सीबीएसई 10वीं और 12वीं का एक पेपर लीक होने के से जुड़े आरोपों का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद मंत्रालय ने इसे दोबारा कराने की घोषणा की थी। पेपर लीक के केंद्रीय नहीं राज्य सरकारों की भी कठोर कानून बना रही हैं। सजा और जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया जा रहा है, किंतु देश में जब तक मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक चाहे कितने ही मंत्री बदल जाएं, पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।